गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपका शिक्षक अनिल कुमार, कंपोजिट स्कूल बिजली का जनपद हाथरस से। आज हम विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक नया वीडियो लेके आए हैं। काफ़ी लंबे समय बाद ऑनलाइन वीडियो बनाने का समय नहीं मिल पाता है ऑफलाइन टीचिंग से, तो विगत परीक्षाओं में रिपीट हुए प्रश्नों का वीडियो है। ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से व्याख्या को समझिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं, समझ में आ रही हैं या नहीं, उपयोगी हैं या नहीं है। ठीक है, हम थोड़ा सा ब्रीफ रिज्यूम दे दें आप अपने बारे में। राष्ट्रीय आयाम आधारित योग्यता परीक्षा 2024-25 या 25-26 कहें इसे, कक्षा 8 में अध्ययनरत बच्चे इसको आवेदन करते हैं और अपने जनपद हाथरस में लगभग 1100 फॉर्म भर चुके हैं। तो प्रत्येक बच्चे को कम से कम 100 या 156 सीटें हैं टोटल। तो एक बच्चे के इसमें 10 बच्चे आ रहे हैं, उनको हटाकर तब वो आगे सेलेक्ट हो पाएगा। तो हम अपने चैनल के माध्यम से, मैं और श्रीमान गौरव जी, पूरे क्षेत्र को शिक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। फिजिकली भी डॉक्टर अम्बेडकर वाचनालय पुस्तकालय पर हम फिजिकल कोचिंग दे रहे हैं बच्चों को, 6 से लेके 12वीं तक के अलग अलग छात्रवृत्ति परीक्षाओं से संबंधित। फ़िलहाल उसका फोकस जो है NMS परीक्षा पर है। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर आधारित विगत परीक्षा में आए हुए प्रश्न का हल मैं पहले बता चुका हूँ आपको। तो आज के टॉपिक में हम जो पढ़ाने वाले हैं वो अलग अलग परीक्षा में रिपीट हुए विज्ञान के क्वेश्चन हैं, क्योंकि लगभग 70% सिलेबस हम ख़त्म कर चुके हैं बच्चों। तो आगे उससे आगे चलेंगे हम। NMS E 2025-26 राइटिंग पर मत जाइएगा, कंटेंट सुने, अच्छे से समझें, क्योंकि राइटिंग अक्सर मेरा गलत हो जाता है, मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो आप सुनने पर और देखने पर ज़्यादा फोकस करें। विगत वर्षों में आए हुए विज्ञान के प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे। पहला क्वेश्चन, समान आवेश क्या करते हैं? समान आवेश की प्रकृति कैसी होती है? कोई आंसर बताए? बिल्कुल सही जवाब, होती है। इसका अर्थ है प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित। देखिए, अगर एक तरफ माइनस माइनस चार्ज है और दूसरी तरफ भी माइनस माइनस चार्ज है, तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को दूर धकेलेंगी, यानी प्रतिकर्षण होता है। अगर प्लस है एक तरफ और एक तरफ माइनस है, तो ये दोनों आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? आकर्षित या आकर्षण। यही चुंबकत्व में होता है, मैग्नेटिज्म में। अगर दो विपरीत ध्रुव हैं, एक N है और एक S है, तो ये आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? आकर्षित। और अगर एक S है, दूसरा भी S है, तो ये करेंगे प्रतिकर्षित। क्लियर? अगला क्वेश्चन लिखिए। कौन सी तीव्रता का भूकंप सबसे खतरनाक होता है? कौन सी तीव्रता का भूकंप सबसे खतरनाक होता है? देखिए, यहाँ हम चीज़ें समझेंगे। भूकंप, भूकंप का अर्थ क्या होता है? आइडिया है किसी को? धरती का कांपना। क्या? जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, भूकंप यानी भू माने धरती और कंप माने कांपना। धरती के अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, उनके खिसकने से बहुत प्रघाती तरंगें निकलती हैं और वे तरंगें धरती की ऊपरी सतह पर मौजूद कंपन पैदा करती हैं, इसे भूकंप कहते हैं। ठीक है,
अब भूकंप आते कहाँ हैं, ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि भूकंप ऐसे स्थान पे आते हैं जहाँ पर नदियाँ हों या समुद्र हो। भूकंप का एपिसेंटर पानी के अंदर ही होता है जहाँ से वो निकलता है, ठीक है। तो और अगला क्वेश्चन इसमें ये है, एक ही से कई प्रश्न बनेंगे। भूकंप की तीव्रता किस पे मापते हैं? सीस्मोग्राफ ही नहीं, सीस्मोग्राफ, सीस्मोग्राफ, ठीक है। देखो सीस्मोग्राफ यंत्र होता है, अगर ये पूछा जाए कौन से पैमाने से नापते हैं तो पैमाना बताएं। बिल्कुल सही, रिएक्टर स्केल, स्केल या पैमाना। रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापते हैं, ठीक है। सीस्मोग्राफ पर भूकंप देखा जाता है कितनी तीव्रता का भूकंप आया। अब इसमें देखते हैं कौन सी तीव्रता का भूकंप सबसे भयानक होता है, तो वो होता है 8.0 यानी 8 तीव्रता का भूकंप सबसे खतरनाक माना जाता है। अगला लिखेंगे क्वेश्चन, बिजली कैसे गिरती है? लेकिन बिजली कैसे गिरती है? पहले तो ये बताओ बिजली कड़कती कैसे है, किसको पता है? बादल एक दूसरे से कैसे बादल? तो घर्षण होता है तो उत्पन्न हो। कैसे बादलों के टकराने से घर्षण उत्पन्न होता है? वर्षा के बादल, राइट आंसर। उत्तर को पूरा दीजिए करिए। देखिए बारिश के जो बादल हैं, बारिश के बादल जब आपस में रगड़ते हैं, क्या रगड़ते हैं तो रगड़ने से क्या होता है? घर्षण पैदा होता है, और घर्षण से दो चीज़ें निकलती हैं, क्या क्या? प्रकाश और ध्वनि। प्रकाश की चाल अधिक होती है इसलिए दिखाई पहले देती है, और ध्वनि की चाल कम होती है इसलिए सुनाई बाद में देती है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्लियर है। अब प्रश्न ये था कि बिजली गिरती कैसे है, तो आंसर लिखेंगे इसका, विद्युत निर्वहन के कारण। विद्युत निर्वहन के कारण, विद्युत निर्वहन के कारण बिजली गिरती है। आकाशीय बिजली बहुत खतरनाक होती है बच्चों, जिस पे भी गिरेगी उसका सत्यानाश कर देती है, और बहुत लाखों वोल्टेज की पावर होती है उसमें। आगे लिखें, कौन सी वस्तु या कौन से पदार्थ को आवेशित नहीं किया जा सकता? कौन से पदार्थ को आवेशित नहीं किया जाता? क्वेश्चन है, या ऐसे लिख लें, किसे आवेशित का मतलब क्या है? नहीं किया जा सकता। आंसर इसका Cu। किसका प्रतीक है ये? तांबा या कॉपर। अब इसको समझते हैं आखिर ऐसा क्यों है। आवेशन का मतलब होता है जैसे ही हम अगर हाथ रगड़े हैं आपस में ऐसे, तो आप देखते हैं कि हाथों में गर्मी आ रही है, और ये इलेक्ट्रॉन स्टोर हो जाते हैं। क्या होता है? मतलब दो सतहों के बीच में रगड़ पैदा होने से जो इलेक्ट्रॉन्स पैदा होंगे वो इसी के अंदर रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं। लेकिन क्योंकि कॉपर जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी सुचालक है। कैसा है? तो इसके इलेक्ट्रॉन्स आगे की ओर गमन कर जाते हैं और इसमें आवेश उत्पन्न नहीं होता है। आवेश का मतलब होता है गर्मी। दो तरह के आवेश होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। लिखें आगे, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाए तब कैसा आवेश उत्पन्न होगा? पता है? लिखा है पहले? कोई बताए कहाँ पर कैसा आवेश उत्पन्न होगा? कांच की छड़ को
बताइए, कोई आइडिया है? लिखिए क्वेश्चन। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कैसा आवेश उत्पन्न होता है? देखो बच्चों, जब किन्हीं दो चीज़ों को रगड़ा जाता है तो दोनों ही आवेशित होती हैं, यानी दोनों। आप जब हाथ हम रगड़ेंगे तो हमारे दोनों हाथों में गर्मी आती है कि एक में आती है? दोनों में। तो जब कांच की रॉड को हम रेशम से रगड़ेंगे, जैसे मान लीजिए रेशम का कपड़ा है, क्या है? रेशम का कपड़ा जो होता है किससे प्राप्त होता है? रेशम कीट से। किससे? रेशम कीट से। देखो यहाँ से एक और प्रश्न बनता है, रेशम कीट पालन को क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। बहुत अच्छा, सेरीकल्चर। एपीकल्चर होता है मौन पालन या मधुमक्खी पालन, ठीक है। रेशम किससे प्राप्त होता है? रेशम कीट के कौन सी स्टेज से? कोकून से। किससे? कोकून से। और कितने कोकून से 1 किलो निकलता है? 5500 कोकून से। कितना? 5500 कोकून को हम जब संरक्षित करेंगे तब हमें 1 किलो रेशम प्राप्त होगा। कितना? 1 किलो रेशम। अब देखो यहाँ पे एक और एसएसटी का क्वेश्चन बनता है कि भारत में जो व्यापारी आए थे, अलग अलग कंपनियां आई थी, वो कच्चे रेशम के व्यापार के लिए आती थी। किसके लिए? यहाँ से रेशम खरीद के ले जाते थे, अपने देशों में कपड़े बनाकर लाते थे, फिर भारत में ही उन्हें महंगे दामों पे बेचते थे। तो वो, और जिस रास्ते से वो जाते थे उसको कहा गया रेशम मार्ग। क्या कहा गया? रेशम मार्ग। इतिहास में बच्चों आप पढ़ोगे, जहाँ से रेशम खरीद के ले जाया जाता था या व्यापारी आते थे, उसे रेशम मार्ग कहा जाता था, ठीक है। तो विज्ञान से हम एसएसटी में चले गए। अगर कांच की रॉड को इससे रगड़ा जाएगा, कांच क्या होता है? क्या होता है कांच? आसातीत द्रव। क्या होता है? आसातीत द्रव। कांच की रॉड को जब रगड़ते हैं तो देखो कांच की रॉड पर कैसा आवेश आएगा? धनात्मक, और इस पे आएगा ऋणात्मक। कैसा आएगा? रेशम पे ऋणात्मक और इस पे धनात्मक। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित या प्रतिकर्षित? आकर्षित क्यों करेंगे? क्योंकि विपरीत आवेश है। अगर समान आवेश होते तो क्या करते? प्रतिकर्षित। ये माइनस है, ये प्लस है, तो दोनों एक दूसरे की तरफ चिपकेंगे। अगला क्वेश्चन लेके, यदि किसी स्थान पर बिजली गिरे तो क्या करें? बिजली गिरने पर क्या करें? बताइए, कोई आइडिया है? सबसे ज़रूरी ये होता है, तेज़ बारिश जब होती है अचानक से, बादलों के आपस में टकराने से, आपस में टकराते हैं, रगड़ते हैं और एकदम बिजली पैदा होती है। और ये अगर किसी व्यक्ति पे गिर जाए तो बेचारे का हाल बेहाल है, ठीक है। अगर आकाशीय बिजली किसी व्यक्ति पे गिर रही है तो हम उससे बचेंगे कैसे? बताओ सोच के। बचने का तो कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन कम हानि हो। कम हानि होने का मतलब ये है कि हम खुले स्थान पर जाएं और अपने सर को नीचे दबाकर घुटनों से बैठ जाएं। लिख दीजिए आंसर्स का। देखो, खुले स्थान पर जाकर घुटनों में सर देकर बैठें। खुले स्थान पर जाकर घुटनों में सर छुपाकर बैठें। क्लियर? बारिश के बादल जब आपस में रगड़ते हैं तो उनसे घर्षण पैदा होता है, और घर्षण से प्रकाश और ध्वनि उत्पन्न होती है और बहुत तेज चमक के साथ बिजली ज़मीन पर गिरती है।
ये भूकंप की तीव्रता वाला तो पता ही है, कौन से ग्राफ पे मापते हैं और कौन से पैमाने से नापते हैं। हाँ, ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है और दोनों में कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर ये पूछे कि भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पर नापते हैं तो रिएक्टर पैमाना, कौन से यंत्र से नापते हैं तो सीस्मोग्राफ। क्लियर है? अगला लिखें, भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? भूकंप के अध्ययन को क्या कहेंगे, कहते हैं? देखो बच्चों, हर एक विज्ञान ने हर एक चीज़ के अध्ययन के लिए अलग सब्जेक्ट बना रखा है, उसका एक पर्टिकुलर नाम है। कि हम, जैसे मैंने एक बताया था ध्वनि के अध्ययन को क्या कहते हैं, अभी पढ़ाया था कल परसों, नहीं आइडिया? ऑकस्टिक बोलते हैं उसे, ऑकस्टिक। क्या बोलते हैं? अच्छा, जीवों के अध्ययन को क्या कहेंगे? बायोलॉजी। पेड़ पौधों के अध्ययन को वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी, BOTONY। ठीक है, ऐसे ही भूकंप के अध्ययन को कहते हैं सीस्मोलॉजी। क्या बोलते हैं? सीस्मोलॉजी। जिन विषयों को आप पढ़ रहे हैं या जो टॉपिक एक आ रहा है, जैसे ही हम बड़े होते हैं या बड़ी उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उससे संबंधित पूरी किताब या पूरा विषय बन जाता है, फिर उस पर हमें रिसर्च करनी होती है। क्लियर? अगला लिखें, धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? अब देखो, यहाँ दो क्वेश्चन बनेंगे। पहला तो ये कि चश्मे की क्षमता किस में मापते हैं, बताइए। किसी भी चश्मे की क्षमता किस में मापी जाती है? मात्रक पता है? डायोप्टर। क्या है? शायद पता होगा, तुम भूल गए हो। डायोप्टर। लेंस की क्षमता या धूप के चश्मे की क्षमता डायोप्टर में नापते हैं। तो ये कितने डायोप्टर को होता है? तो शून्य डायोप्टर, शून्य D, यानी शून्य डायोप्टर, 0 डायोप्टर का चश्मा होता है। धूप का चश्मा जो होता है वो हमें धूप की हानिकारक किरणों से बचाता है। जो अल्ट्रावायलेट किरणें आसमान से आती हैं, सूर्य से बरसती हैं, उनसे बचाने के लिए हम धूप का चश्मे का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम फोटोक्रोमेटिक ग्लास बोलते हैं। यानी ऐसा ग्लास जो धूप में जाने पर ऑटोमेटिकली काला हो जाता है और अंधेरे में आने पर फिर सफ़ेद हो जाता है। लिखिए अगला, 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है? एक किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है? जूल में पूछा गया। ये आइडिया है कोई? देखो, 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। अब देखो, जूल से दो क्वेश्चन बन रहे हैं। कार्य का मात्रक क्या है? जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल। तो ये कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक है जूल। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है? 3.6 गुणा 10 की घात 3.6 गुणा 10 की घात 6। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? बताइए। हम पहले क्वेश्चन बता चुके हैं, ये शायद आपको आइडिया है कोई? नहीं। लंबी वाली ट्यूबलाइट जो होती है, देखो घरों में देखते हैं, पहले ऐसे लगी रहती थी, आजकल तो उसकी जगह डिजिटल चल गई हैं। इतनी लंबी लगी रहती थी, वाइट कलर की, और ये लुप लुप करके जलती थी और ये सफ़ेद उजाला देती थी। कैसा? सफ़ेद। इसमें क्या होता है? जैसे बिजली के बल्ब में क्या होता है? कौन सी गैस होती है? आर्गन, और कहीं कहीं नियॉन भी होती है। ठीक है, तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का। ठीक है, ऐसे ही इसमें पूछा गया ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है, बताओ। कौन सी गैस होती है? तो ट्यूबलाइट में गैस होती है बच्चों आर्गन। इसमें भी आर्गन होती है, और जो वाइट चूरन सा निकलता है, कभी फोड़ के देखिए ट्यूबलाइट कांच की? किसी ने फोड़ के देखी है? पुरानी कहीं मिल जाए उसको तो फोड़ के देखना। ठीक है, और ये कोशिश करना है कि उसका कांच हाथ में ना लगे, क्योंकि उसमें मरकरी होती है, पारा, और पारा अगर त्वचा से टच हो गया तो जहरीला हो जाता है। इसलिए इसमें पारे की वाष्प होती है, Hg की वाष्प। ठीक है, जो वाइट कलर का दिखता है वो पारे की वाष्प होती है, और आर्गन गैस, दोनों का मिश्रण भरा होता है उसमें। उससे क्या होता है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट, लाइट जो है बहुत
बड़े क्षेत्र में फैल जाती है। अगला लिखे, पहिए में बॉल बियरिंग का काम क्या है, बताओ। ये जो पहिया होता है आपने देखा होगा, इसमें बेयरिंग लगाई जाती है। बेयरिंग जान दो, देखो बेयरिंग कोई शब्द नहीं होता, ये बियरिंग होता है। क्या होता है? बियरिंग शब्द बना है सहन करने से। किससे? सहन करना। अब आप बताइए, एक ट्रक जो है 100 कुंटल वजन लेके खड़ा है, तो उसका सबसे अधिक वजन किस पे आएगा? जो शाफ्ट लगी होगी, जिसके साथ पहिया जुड़ा होगा, ठीक है, और उस पहिए के भीतर होती है ये बेयरिंग, जिसको बियरिंग बोलते हैं। तो इसकी जो बॉल्स होती हैं, ये बॉल्स होती हैं, इन पे सबसे ज़्यादा प्रेशर आता है। सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा, बुग्गी या तांगा चलाते वक्त पहले बेयरिंग टूट जाती थी, आज भी सबसे ज़्यादा बेयरिंग ही ख़राब होती है, ठीक है, बियरिंग। तो ये इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि ये पहिए में जो बॉल बियरिंग लगी रहती हैं, पहिए में लगी बॉल बियरिंग का क्या कार्य है, बताइए। हाँ, एक तो है घर्षण को कम करना, ये एक घर्षण को दूसरे में बदलती है। किस में बदलेगी? का बियरिंग का क्या कार्य है। देखिए बच्चों, घर्षण 3 प्रकार का होता है, बताएंगे कौन कौन सा? बिल्कुल सही जवाब, स्थैतिक, दूसरा लोटनिक, और तीसरा गतिज घर्षण। ठीक है, 3 तरह का घर्षण होता है, और घर्षण हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, और ज़रूरी हो या ना हो, ये हर वक्त हो रहा होता है। अभी मैं ये जो पेन घिस रहा हूँ, डिजिटल पेन, ये भी घर्षित हो रहा है, लेकिन क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे हैं तो ये घिस नहीं रहा है, लग रहा है घिसने जैसा, लेकिन घिस नहीं रहा है। तो स्थैतिक घर्षण का सबसे अधिक मान होता है, जानते हैं? सबसे अधिक मान किसका होता है? स्थैतिक घर्षण। और सबसे कम लोटने का, सबसे कम होता है लोटने घर्षण का मान, ठीक है। तो बियरिंग का काम ये होता है कि स्टैटिक जो फ्रिक्शन है, यानी गाड़ी खड़ी है तो उस पर कौन सा घर्षण लग रहा है? स्थैतिक घर्षण। कोई वस्तु अगर स्थिर है तो उसकी स्थिति के कारण जो घर्षण बल लगेगा वो कहलाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन या स्थैतिक घर्षण। तो बेयरिंग बदलती है स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में, स्थैतिक घर्षण को गति दे देती है। तुमको अच्छे से मालूम होगा कि किसी भी चीज़ को खींचने के बजाय धक्का मारना आसान होता है। अगर उसमें बेयरिंग लग रही है तो हम बड़ी से बड़ी चीज़ को भी आसानी से आगे से पीछे ले जा सकते हैं, ठीक है। आंसर हो गया स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। अगला लिखिए क्वेश्चन। यदि कोई व्यक्ति दलदल में फंसा है, ये मैंने तुम्हें बताया है, दलदल में फंसे व्यक्ति को क्या सलाह दी जाती है, बताइए। हाँ, उसको सलाह दी जाती है कि वो अपने हाथ पैर खोल के लेट जाए। क्या करें? अपने हाथ पैर फैला ले। क्यों? बिल्कुल सही जवाब। जितना एरिया ज़्यादा होगा बच्चों, प्रेशर उतना ही कम होगा। एरिया ज़्यादा और दाब कम, क्योंकि दाब का सूत्र क्या होता है? P बराबर F/A। फोर्स उतना ही लगेगा जितना एरिया होगा। अगर एरिया ज़्यादा है तो बल अपने आप कम हो जाएगा। इसको समझ रहे हो कैसे कम होगा? अगर बल जो है 20 न्यूटन है और एरिया है 100 मीटर स्क्वायर, तो 100 का भाग अगर 20 में देंगे तो प्रेशर दशमलव में ही तो आएगा। अभी नहीं समझे, चलो समझाएं। जैसे एक सवाल निकालते हैं, P बराबर, हमारे पास 20 न्यूटन का फोर्स है, कितना है? और हमारे पास एरिया कितना है? 100 वर्ग मीटर। इससे ये कट गया, कितना आया? 2/10 का मतलब हो गया 0.2। यही तो हुआ, यही आया। अरे 1/5 कर लेंगे तब भी तो यही आएगा। देखो 2/10 को हम 1/5 कर लें, आप भाग दो, 0.2 ही तो आया। भाई ना जाने का 0 लगेगा, 10 हो जाएंगे, 5 दूनी 10। तो प्रेशर कितना आया? 0.2 पास्कल
या दाब का मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो जितना एरिया 100 था तो दाब कितना हो गया? कम। अगर एरिया कम होता तो दाब ऑटोमेटिक बढ़ जाता। देखो दाब बढ़ाए हम। अब हमारे पास दूसरे सवाल में बल कितना है? 20 न्यूटन और दाब है 5 मीटर स्क्वायर। तो दाब कितना हो गया? 4 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ 0.2 था और यहाँ हो गया 4 पास्कल या 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये समझ गए, एरिया बढ़ने पर दाब कम हो जाता है। क्लियर हो गया? अगला देखें। हाँ, ये वाला समझ गए तुम। दलदल में कोई व्यक्ति अगर बैठा है तो उसको अगर वो अपना हाथ फैला लेगा, ऐसे चौड़ा लेगा हाथ, तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, सतही क्षेत्रफल बढ़ जाएगा और दाब ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। जैसे अगर हम किसी झूले पर बैठे हैं, ठीक है, और हम अपने हाथ सिकुड़ लेते हैं तो झूले की गति बढ़ जाएगी, और अगर हाथ फैला लेंगे तो झूले की गति रुक जाती है। ठीक है, अगला लिखें। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होगा? पेंडुलम जानते हो क्या होता है? पेंडुलम ले जाने पर क्या होगा? किसी पेंडुलम को अगर हम चांद पर ले जाएं तो क्या होगा? आंसर, उसका आवर्तकाल घट जाएगा। क्या होगा? आवर्तकाल घटेगा। क्या होगा? क्या होता है आवर्तकाल? किसका? मोटरसाइकिल का? जैसे ये पेंडुलम है, ये इसकी प्रारंभिक स्थिति, ये द्वितीय स्थिति, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। जैसे हम झूठा लेते हैं, जब सावन के महीने में झूला झूलते हैं और एक झूठा लेते हैं तो झूठा हमेशा बीच से नहीं लिया जा सकता। ले सकते हैं बीच से? उसको क्या करना पड़ेगा? जैसे यहाँ से हमने रागिनी मान लो बैठा ली झूले पे, तो इन्हें यहाँ तक ले गए पीछे, तो इसमें क्या हो गया? ऊर्जा बढ़ गई। क्या हो गया? एनर्जी जनरेट हो गई। फिर इसको छोड़ देंगे तो ये हाथ और चुटियाँ लहराती हुई यहाँ तक आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक आने में समय जो होगा वो कहलाएगा छोटी टी, यानी आवर्तकाल। क्या कहलाएगा? और जितनी बार ये यहाँ से यहाँ तक जितने झूठे लेंगी वो कहलाएगी आवृत्ति। क्या कहलाएगी? मान लो कितने झूठा ले लेते हैं? 3, तो 3 झूठा मिलेंगे। तो माने झूले का आना जाना आवृत्ति और आने जाने में लगा समय आवर्तकाल। तो ये हो गया। पेंडुलम बहुत कुछ सिखाता है हमें। और पेंडुलम पाया जाता है घड़ियों में, जो घंटे वाली घड़ी होती है, टन टन करती है। कितने क्वेश्चन हो गए? तो ये आज का वीडियो था 18 क्वेश्चंस का, और 18 में से हो सकता है मैंने जो व्याख्या की है उसमें से कई नए प्रश्न बने हों। तो आप इनको अच्छे से लिखें, ढंग से पढ़ें, और कोई भी कमी रह जाए वीडियो में या कोई बात समझ में ना आए या कुछ आपको ऐसा लगा कि सर ने गलत पढ़ा दिया है तो कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए। और ध्यान से पढ़िए, परीक्षा नज़दीक है। और जिन्हें नहीं पता, वो NMS UP की परीक्षा है 10 नवंबर को, रविवार, संडे है। और जहाँ तक मुझे समय का पता है तो 8 बजे से पेपर शुरू हो जाएगा, 8 AM से 11 AM तक। ठीक है, तो जनपद हाथरस वालों के लिए खुशखबरी ये है कि हम अच्छे से पढ़ा रहे हैं, वीडियो के माध्यम से भी पढ़ा रहे हैं। और जो बच्चे शासनिक क्षेत्र के आसपास हैं, जो अंबेडकर वाचनालय पुस्तकालय पर आ सकते हैं पढ़ने के लिए, तो उनका समय चेंज हो गया बच्चों, 3:30 बजे से 4:30 बजे तक। क्योंकि हमारा विद्यालय 3:30 बजे तक का है, तो हम 3:30 बजे के बाद यहाँ से जाते हैं पढ़ाने के लिए। और 4:30 या मैक्सिमम जितना भी समय दे पाएंगे वो आपके लिए लाभकारी रहेगा। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा पढ़ाई की वीडियो से आप अच्छे से समझ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। ऐसे ही मेहनत से पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। बाय।